या ओके। सो गुड इवनिंग सभी लोग को, गुड इवनिंग। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में, कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किया हुआ था हमारा स्टैटिस्टिकल मेथड को लेकर के। और इस स्टैटिस्टिकल मेथड में हम लोग प्राइमरली जो डिस्कशन किए थे उसमें कैलकुलेशन बेस्ड हम लोगों ने डिस्कशन करना शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने पहले हम लोगों ने मीन के बारे में बात किया था कि मीन कैसे कैलकुलेट करना होता है। तो मीन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया हुआ था कि हम यहाँ पर सिंपल हम लोग यहाँ पर ये जो है हिस्टोग्राम इसको बोलते हैं, ये हम लोग हिस्टोग्राम यहाँ पर बना करके फिर अल्टीमेटली यहाँ पर देख लेते हैं कि कहाँ पर मेरी मीड वैल्यू आ रही है। और यहाँ पर फिर हम लोगों ने फार्मूला को भी देख लिया था कि फार्मूला के थ्रू हम लोग अल्टीमेटली यहाँ पर करते क्या है, हम इसकी फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद से यहाँ पर समेशन लेकर के उसका हम लोग एवरेज ले लेते हैं। तो सिंपल यहाँ पर एवरेजिंग है, ये हम लोग यहाँ पर एवरेज कर लेते हैं। आई थिंक मीन तो सबसे आसान सी चीज़ है, मीन निकालना सबसे आसान है कि एवरेज यहाँ पर कर देना है, दैट्स इट। फिर हम लोगों ने दूसरा बात किया था यहाँ पर मीडियन को निकालने के लिए। तो मीडियन को निकालने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था कि एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पर जो है कर्व बना देते हैं। अच्छा, इस कर्व के बारे में थोड़ी सी मुझे डिस्कशन करनी थी, कल हम लोग कर नहीं पाए थे। अब यहाँ पर जरा देखिएगा इस डिस्कशन में, यहाँ पर अगर बात किया जाए, अगर इसी मीडियन वैल्यू को अगर निकालते हैं तो लेट मी ड्रॉ द टेबल अगेन। एक बार जरा टेबल हम लोग वापस से ड्रॉ कर लिया जाए। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है, मान लेते हैं एक फ्रीक्वेंसी मेरे को यहाँ पर देखने को मिल रही है। और फिर इसके बाद से यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई एक वैल्यूज़ है, सिंपल यहाँ पर वैल्यूज़ है, मान लेते हैं स्टेशन की वैल्यू है, यहाँ पर कुछ एक स्टेशन की यहाँ पर मान लेते हैं कि वैल्यू है। तो जो फ्रीक्वेंसी है मान लेते हैं 10 टू, यहाँ पर मान लो कि 10 to 15 है, फिर उसके बाद से मान लो 15 to 20 है, 20 to 25 है, और फिर उसके बाद से 25 to 30 है, एंड 30 to 35 है। ये हमारे पास में कोई भी वैल्यू यहाँ पर हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। फिर उसके बाद से मान लेते हैं यहाँ पर स्टेशन है, स्टेशन यहाँ पर 10 है, 12 है, फिर उसके बाद से मान लो 15 है, फिर उसके बाद से मान लो 20 है, और फिर उसके बाद से मान लो 14 है। मान लेते हैं कि हमारे पास में स्टेशन या हमारे पास में ये सारी चीज़ें मिल जा रही हैं। ठीक, हम लोगों को निकालना यहाँ पर था, हम लोगों को यहाँ पर मीडियन निकालना है, यहाँ पर हम लोगों को मीडियन निकालना है। सो मीडियन निकालने के लिए हम लोगों ने बात किया था कि यहाँ पर हम क्यूमुलेटिव करते हैं क्यूमुलेटिव। तो हम लोग यहाँ पर क्यूमुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्यूमुलेटिव निकाला था, क्योंकि मीडियन निकालने के लिए ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरीके से बढ़ना पड़ेगा, तब मेरी यहाँ पर मिड वैल्यू निकल करके आएगी। और यही मिड वैल्यू फिर अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पर निकाल पाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली मीडियन निकाल लेते हैं। तो मीडियन निकालने के लिए 10 हो गया, फिर उसके बाद से 10 + 12 यहाँ पर कर देंगे, टोटल यहाँ पर 22 हो गया। फिर 22 में यहाँ पर 15 और जोड़ देंगे, ये हमारा 37 हो गया। 37 में 20 यहाँ पर हम लोग और जोड़ देंगे, ये 57 हो गया। फिर 57 में यहाँ पर 14 हम लोग और जोड़ देंगे, ये मेरा बन गया 71। ठीक है, ये मेरी 71 यहाँ पर हो गई। अब इसके बाद से मीडियन निकालने के लिए, जैसे कल की ही क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर जो बात किया हुआ था कि हम लोग यहाँ पर सिंपल हिस्टोग्राम यहाँ पर बना लेंगे, ये हम लोग सिंपल हिस्टोग्राम यहाँ पर बना लेंगे। अब हिस्टोग्राम बनाने में यहाँ पर जैसे हम लोगों ने 10 से लेकर के 15 का यहाँ पर हमने यहाँ पर नीचे फ्रीक्वेंसी ले लिया, फिर 15 से हम लोगों ने 20 को ले लिया, 20 से 25 ले लिया, 25 से 30 ले लिया, और 30 से फिर अल्टीमेटली 35 यहाँ पर ले लिया। ठीक, ये मेरी जो यहाँ पर वैल्यू है ये मेरी पहले 10 है। ठीक है, फिर उसके बाद से हम लोग जैसे जैसे आगे की ओर में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें यहाँ पर क्यूमुलेशन करना है, हमें यहाँ पर क्यूमुलेशन करना है। तो क्यूमुलेशन करने के लिए हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या कि हम यहाँ पर इसका मिड पॉइंट उठाएंगे। ठीक है, हम इसका मिड पॉइंट उठाएंगे। हालांकि करने के लिए जो हम लोगों ने कल किया था सेम वो काम भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं कि 10 to 15 में हम लोगों ने यहाँ पर लिया, कितनी वैल्यू है, यहाँ पर वैल्यू 10 है। फिर उसके बाद से कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 22, फिर यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 22, फिर यहाँ पर इसके आगे बढ़ जाएंगे 22 के बाद ये हमारा हो गया 37, फिर उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, फिर यहाँ पर आ जाएगी हमारी 57, फिर उसके बाद से आ जाएंगे आगे, और यहाँ पर वैल्यू मेरी आ जाएगी कितनी, 71। ये मेरी वैल्यू आ गई 71। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है यहाँ पर मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू यहाँ पर मिड वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, 71 को हाफ कर देंगे, 71 को हाफ कर देंगे, मेरी कितनी हो जाएगी 35.5। 35.5। अब 35.5 हमारा कहाँ आएगा, 37 है, ये 37। ठीक है, 37 है। अब यहाँ पर 37 से और 22 है, इसी के बीच में ही मेरी कहीं पर मिड वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी जो वैल्यू आ रही है ये यहाँ पर कहीं पर ये 35.5 हमें देखने को मिलेगी। अब इसको निकालूँ कैसे मैं, देखो इसको निकालने के लिए हम लोग करते यहाँ पर ये हैं, हम लोग इसका मिड पॉइंट उठा लीजिए। मिड पॉइंट यहाँ पर एक यहाँ पर जो है वैल्यू आ गई, जिसको मैं बोल सकता हूँ 5, ये मैं बोल सकता हूँ 5, इसका मिड पॉइंट हो गया, कितना हो गया 15। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, यहाँ पर नीचे है 10 से 15 के बीच में है, तो ये बन जाएगा कितना 12.5, ये बन जाएगा हमारा 12.5। एक सेकेंड, ये मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर बीच में आ गया 12.5, और ये वैल्यू कितनी है 10, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस मेरी कितनी है 12.5 है, और वाई एक्सिस कितनी है मेरी 10 है। ठीक, सिमिलरली इस तरीके से यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा ये 17.5 और यहाँ पर 22। ठीक,
फिर उसके बाद से यहाँ पर मिड पॉइंट इसकी निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 22.5 कॉमा 70 37। सिमिलरली यहाँ पर भी निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 27.5 कॉमा 57। और फिर उसके बाद से यहाँ पर निकाल लीजिए, ये हो जाएगा हमारा 32.5 कॉमा 71। ठीक, ये मेरी वैल्यूज़ यहाँ पर हो गई। अब मेरे को पता है कि ये जो 37 और 22 है, इसके बीच में ही कहीं पर मेरा 35.5 होगा। अब मुझे क्या करना है, इन कर्व को आपस में मिला देना है। इस पॉइंट को जितने भी यहाँ पर मिले हैं इसको मुझे यहाँ पर मिला देना है। मिलाने के बाद में ये जो मेरी 22 जहाँ पर 35.5 ये कट कर रही है, ये वाली लाइन जो मेरी यहाँ पर कट कर रही है, इस कट करने के बाद में यही जो जस्ट नीचे मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रापोलेट किया, ये पॉइंट मेरा बन जाएगा, मेरा पॉइंट बन जाएगा मीडियन। ये पॉइंट बन जाएगा मेरा मीडियन। कल हम लोगों ने ये पार्ट जो है यही डिस्कस नहीं किया था। हम लोगों ने कैलकुलेशन के ऊपर में बात किया था कि हम लोग या तो 22 से आगे बढ़ जाएंगे या फिर 37 से पीछे आ जाएंगे। तो या तो इस पॉइंट से आप आगे बढ़िए या इस पॉइंट से आप पीछे आइए, दोनों ही तरीके से जैसा भी आपको कैलकुलेशन करना हो ये कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। सवाल ये है कि आखिर में ये मैंने क्यों डिस्कस किया। एक्चुअली यहाँ पर ये जो हम लोग यहाँ पर पॉइंट देख रहे हैं, ये जो कर्व हमें देखने को मिल रही है, जो हमने अलग अलग पॉइंट को यहाँ पर मिलाया है हिस्टोग्राम में, इसको ही बोलते हैं ओजाइव कर्व। इसी को हम लोग बोलते हैं ओजाइव कर्व। दिस इज कॉल्ड एज ओजाइव कर्व। तो ये जो हमारी ओजाइव कर्व होती है, क्योंकि कई बार इस पर भी क्वेश्चन वगैरह आ जाते हैं, सो ओजाइव कर्व होती क्या चीज़ है। ओजाइव कर्व होती है, इसको मैं अगर बोलूँ तो सिंपल, मेरे पास एक हिस्टोग्राम है। ओजाइव कर्व का मतलब होता है एक हिस्टोग्राम होता है जहाँ पर हम प्राइमरली हम लोग फ्रीक्वेंसी और जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब एक इंटरवल है और मेरा क्यूमुलेटिव जो यहाँ पर वैल्यू आ रहा है, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्राइमरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर क्यूमुलेटिव को रिप्रेजेंट किया है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ही प्राइमरली हम लोगों ने यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट किया है। और इस क्यूमुलेटिव में ही जो मेरा मिड वैल्यू आ रही है, इस मिड वैल्यू को हम लोग यहाँ पर निकाल करके देख सकते हैं। ठीक, तो या तो आप यहाँ पर मतलब यही है, स्केल पेन वगैरह लेकर के जाइए और वहाँ पर एग्जाम में जो होता है ऐसे आप ड्रॉ करके फिर यहाँ पर लाइन खींच करके देख लीजिएगा कहाँ पर पॉइंट आ रहा है, निकाल लीजिएगा। ये भी एक कर सकते हैं तरीका। ठीक है, कोई पेन पेपर स्केल ये सब मना नहीं होता है, यू कैन टेक दिस, आप ये को ले करके जा सकते हैं और इस तरीके से बना करके दिखा देंगे। या दूसरा तरीका जो हम लोगों ने कल फार्मूला बात किया हुआ था, तो फार्मूला मेरा क्या आ रहा था, मिड वैल्यू निकालने का, मीडियन निकालने का। सो मीडियन निकालने का यहाँ पर फार्मूला है कि यहाँ पर लोअर वैल्यू, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर 35.5 है, तो हम लोगों ने यहाँ पर 37 को पकड़ा। इसका मेरा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ गया, तो फ्रीक्वेंसी वाले की लोअर वैल्यू कितनी है, 20 है, तो लोअर वैल्यू को मैंने यहाँ पर पकड़ लिया। फिर इसके बाद से हम यहाँ पर इसका जो इंटरवल है, जो भी यहाँ पर इंटरवल है, इस इंटरवल को हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दिया। फ्रीक्वेंसी से हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया और उसके बाद में जो भी मेरी मिड वैल्यू निकल करके आ रही है उसमें से मैं माइनस कर दूंगा जो भी यहाँ पर मेरी वैल्यू निकल करके आई है, तो उसको मैं सी बोल दे रहा हूँ। सिंपल आइडिया। ये प्राइमरली हमारा जो है मीडियन निकल करके आया था, जो हम लोगों ने कल की ही क्लास में बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। मेन जो बात यहाँ पर करनी थी वो ओजाइव कर्व वाली बात करनी थी, ये स्किप हो गया था, छूट गया था, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पर बात कर लिया। या तो आप फार्मूला याद करके जाइए या फिर अपने साथ में स्केल पेन पेंसिल वगैरह लेकर के जाइएगा और ये ड्रॉ करके सिंपली आप आंसर निकाल लीजिएगा। कोई तामझाम नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट ये करना ज़्यादा आपके लिए टाइम जो होता है आसानी से ये निकल जाएगा और ज़्यादा एक्यूरेट निकलेगा। तो दोनों में से दोनों तरीके हम लोगों ने बात कर लिया है। ये हमारा क्लास 5th वाला हो गया और ये जो होता है क्लास 10th वाला हो गया। तो जो भी आपको करना हो वो आराम से आप कर लीजिए, दोनों इक्वली गुड हैं। ठीक है, पेपर में कहीं पर ये नहीं लिखा होता है कि आप स्केल पेन और ये सब नहीं लेकर के आ सकते हैं, सब ले जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलो बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो पोर्शन है मेरा वो निकालना है, हमारा मोड निकालना है। मोड को बोलते हैं जो हाईएस्ट अकरिंग होती है, जो मेरी हाईएस्ट अकरिंग होती है, जो सबसे ज़्यादा निकल रही है, अकरिंग हो रही है, उसको हम लोग बोलते हैं मोड। अब मोड के लिए मान लेते हैं कि फिर वही सेम, अगर मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर एक टेबल ले लेता हूँ, मान लेते हैं टेबल एक ले लेते हैं, सेम वही चीज़ ले लेता हूँ फिर से मैं। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है, यहाँ पर 10 से 15 हो गया, ठीक है, 15 से 20 हो गया, 20 से 25 हो गया, 25 से 30 हो गया, 25 से 30 हो गया और 30 से मान लेते हैं 35 हो गया। ठीक, यहाँ पर मान लेते हैं कोई एक स्टेशन है, तो इस स्टेशन पे देख लेते हैं क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। तो यहाँ पर वैल्यू हो गया 10, फिर उसके बाद से 12, फिर उसके बाद से 15 एंड देन 20 एंड देन मान लेते हैं 14 है। ठीक है, ये मेरे पास में मान लेते हैं वैल्यूज़ आ गई। मेरे को निकालना है मोड, मेरे को निकालना है मोड। कैसे निकालूंगा मैं, देखिए यहाँ पर मैं सिंपली फिर से वही हिस्टोग्राम बना दूंगा। मेरा सीधा काम रहेगा फ्रीक्वेंसी बनाना मतलब हिस्टोग्राम बनाना, फ्रीक्वेंसी बनाना मतलब हिस्टोग्राम यहाँ पर बनाना। हिस्टोग्राम मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूंगा। सेम वही चीज़, यहाँ पर 10 है,
यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 30 है, एंड देन इसके बाद से हमारी 35 हो गई। ठीक, अब यहाँ पर वैल्यूज़ लगा दीजिए। यहाँ पर वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 10। फिर उसके बाद से ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है टोटल 12। फिर उसके बाद से ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 15। फिर उसके बाद से ये वैल्यू कितनी है 20। चलो ठीक है, ये मेरी वैल्यू हो गई 20। एंड देन फिर इसके बाद से मेरी वैल्यू कितनी है 14 है। ठीक है, ये मेरी वैल्यू 14 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, मेरा मोस्ट अकरिंग कौन सा है, मेरी मोस्ट अकरिंग यहाँ पर वैल्यू कितनी निकल करके आ रही है 20। ये मेरी मोस्ट अकरिंग है। ठीक है, मोस्ट अकरिंग है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। मुझे क्या करना होगा, इसके जस्ट पहले वाला और इसके जस्ट बाद वाला, इन दोनों को मैं पकड़ूंगा और इन दोनों को पकड़ करके इन दोनों पॉइंट को मिला करके मैं आगे बढ़ा दूंगा। ये बेसिकली यहाँ से टच होगा। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पर इस वाले पॉइंट को मैं पकड़ूंगा, इसको मैं मिलाऊंगा और अल्टीमेटली मैं यहाँ पर एक पॉइंट निकाल लूँगा। ये दोनों यहाँ पर मेरे जुड़ गए। ये थोड़ा सा पतला ज़्यादा हो गया इसलिए इधर आ रहा है, लेकिन खैर, तो यहाँ पर मैंने निकाल दिया। अब ये जो पॉइंट यहाँ पर कट कर रहा है, ये बेसिकली हो गया हाईएस्ट अकरिंग पॉइंट। यही वो पॉइंट है जहाँ पर हाईएस्ट अकरिंग हो रही है। एक्स्ट्रापोलेट करके हम लोगों ने निकाला और इसको हम लोग नीचे नीचे परपेंडिकुलरली खींच देंगे। ये जो वैल्यू निकालेगा, ये जो वैल्यू आएगी, यही हमारी हो जाएगी मोड। यही हमारी हो जाएगी मोड। सिंपल आइडिया। अब आप चाहे तो इसको कैलकुलेट करके निकालिए, या अगर आपको कैलकुलेशन से थोड़ी दिक्कत होती है तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को डायग्रामेटिकली ग्राफिकली बता दिया कि कैसे आपको निकालना है। दोनों इक्वली गुड तरीके हैं। इनफैक्ट आप घर पे बैठ करके आप चाहे तो स्केल वगैरह ले करके एक बार ड्रॉ करके देख लीजिएगा। आपको वैल्यूज़ जो होती हैं मोस्ट, मतलब कि आपको जो वैल्यूज़ होंगी वो नियरली सेम मिल जाएंगी। मतलब एग्जैक्ट कैलकुलेशन और या बना करके निकालने में 0.01 का अंतर हो सकता है, लेकिन मोस्टली आपको वैल्यूज़ जो है वो करेक्ट मिलेंगी। तो ये तो हो गया उनके लिए जिनको मैथ्स से थोड़ा प्रॉब्लम है। मैथमेटिक्स मतलब जो भी मैथ्स यहाँ पर आती है उसमें अगर मान लीजिए आपको दिक्कत हो रही है, कैलकुलेशन वगैरह करने में दिक्कत हो रही है, तो उनके लिए ये तरीका हो गया। और दूसरा, जिन लोगों को मैथ्स से कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए प्राइमरली यहाँ पर मोड का मैं एक तरीका निकल देता हूँ। ये हो गया जेड प्लस, यहाँ पर हो गया F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2। अभी बताता हूँ ये क्या चीज़ है, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप यहाँ पर इंटरवल के साथ में। अब इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब ज़रा फटाफट देखिए। इसका मतलब यहाँ पर ये है, F1 का मतलब हो गया, इसमें हाईएस्ट अकरिंग मेरी हो गई 20, ये मेरा बन गया F0, ये बन गया हमारा F1, ये नीचे वाला बन गया F2। ठीक, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, यहाँ पर है अंतर 5 का। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, इन दोनों के बीच का अंतर है 6। यानी मेरी लोअर वैल्यू कितनी है, यहाँ पर आ जाइए, लोअर वैल्यू कितनी है 25। तो यहाँ पर है लोअर वैल्यू 25। ये जो L है ये मेरा 25 जो होता है, ये मेरा लोअर वैल्यू हो जाएगी इसकी। तो लोअर वैल्यू हो गई। अब इसके बाद से F1 माइनस F0 निकाल दीजिए, कितना हो गया 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 6। और यहाँ पर कितने का इंटरवल है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कितने का इंटरवल है 5 का। बस कोई दिक्कत नहीं है। 25 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 5 हो गया, ये हो गया 25 डिवाइडेड बाई 11, 25 प्लस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 11 दूनी 22। ठीक है, फिर उसके बाद से ये 30 हो गया, 1 दूनी 22। ठीक है, फिर उसके बाद से यहाँ पर थी लगभग 2.222 इस तरह से करके आ जाएगा। तो ये प्राइमरली कितना आ जाएगा, 25 में 2 जोड़ेंगे 27.22, ये हमें प्राइमरली देखने को मिल जाएगा। ये देखिए प्राइमरली 25 है, इसी के आगे 30 के आसपास, 27 के आसपास देखो 27.22, 28 के आसपास मेरे को देखने को मिल रहा है। ये वैल्यू भी आपको यही सेम देखने को मिलेगी, बस आपको यहाँ पर ड्रॉ करके देख लेना है। तो एक काम करिएगा, घर पर बैठ करके कल मीन तो ठीक है, मीन तो सिंपल, मीन तो आसान है निकालना। मीन के अलावा यहाँ पर जो मोड है और जो मीडियन है, ये दोनों आप निकाल करके एक बार चेक करिएगा। ठीक है, अब जरा मैं एक काम करता हूं, ये क्लियर है, मोड समझ में आ गया, मीन मीडियन मोड तीनों समझ में आ गया। मीन मीडियन मोड तीनों क्लियर है। यस सर। चलिए अब जरा एक काम यहां पर करते हैं, मैं एक टेबल लेता हूं, ओके, और उस टेबल में मैं मीन मीडियन मोड तीनों एक साथ निकालता हूं। ठीक है, हम लोग तीनों एक साथ मीन मीडियन मोड तीनों ही यहाँ पर निकालेंगे। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। पहले मेरी हो गई फ्रीक्वेंसी, ये मेरी हो गई फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं 0 से 10 के बीच में हो गई, 10 से 20 हो गया, 20 से यहाँ पर 30 हो गया, ठीक है, 30 से 40 हो गया, और फिर उसके बाद से 40 से 50 हो गया। चलिए ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कि मेरे पास स्टेशन है, मान लेते हैं स्टेशन है। ये जो स्टेशन है यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं 16। कल ही हम लोगों ने जो लिया था वही सेम ही हम लोग यहाँ पर डेटा ले रहे हैं। तो यहाँ पर डेटा क्या क्या है, यहाँ पर डेटा है 16, 16, फिर उसके बाद से 60, देन 80, देन 24, और फिर उसके बाद से 20 आ गया। ठीक,
अगर मान लीजिए मेरे को मीन निकालना है, तो मीन कैसे मैं निकालूंगा? मीन निकालने के लिए क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर मैं क्या नहीं करूँगा, फ्रीक्वेंसी का पहले मैं मीन ले लूँगा। वैल्यू कितनी है? 5, 15, 25, फिर उसके बाद से क्या हो जाता है? 35 एंड देन 45। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 25 80। ठीक है, ये सिग्मा हम लोग एफ निकाल रहे हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 16 16 छक्का 15 छक्का 90, ये हो जाएगा 900। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 25 अट्ठे 200। ठीक है, ये प्राइमरली 2000 हो गया। फिर उसके बाद से 35 गुणे 24 कितना होगा? ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। 35 गुणे 24, ये वैल्यू आ गई 840। ये वैल्यू आ गई 840 और यहाँ पर हो गया 45 दूनी 90, 900 यहाँ पर भी हो गया। ठीक है, 900 यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर वैल्यू टोटल यहाँ पर मैं जोड़ दूंगा तो टोटल कितना हो गया? टोटल यहाँ पर कितना हो गया? 80 प्लस 900, 980 हो गया। 2000 आ जाइए, 2980 हो गया। फिर 840 यहाँ पर जोड़ दीजिए, 3820 हो गया। और फिर उसके बाद से 900, ये हो गया 4720। दिस इज़ 4720। अब इस 4720 को यहाँ पर मैं स्टेशन से डिवाइड कर दूंगा। स्टेशन 16 76 हो गया। ठीक है, 76 में 80, 156, 156 में 24 जोड़ दीजिए, 60 180 हो गया, 200 हो गया। यहाँ पर टोटल कितना आ जा रहा है? 200। ये सिग्मा एफ हो गया मेरा 200। बस इन दोनों का डिवाइड करके निकाल देते हैं। मीन एवरेज निकाल दिया हम लोगों ने। तो 4720 डिवाइडेड बाई 200, ये मेरी मीन की वैल्यू जो निकल करके आ रही है 4720 डिवाइडेड बाई 200, ये मेरी मीन निकल करके आ रही है 23.6। ये वैल्यू मेरी यहाँ निकल करके आ गई। मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। मीन निकालना रिलेटिवली काफ़ी आसान है, इनफैक्ट सबसे आसान मीन निकालना ही होता है। अब इसके बाद से मेरे को मेरे को मीडियन निकालना है। अब मेरे को मीडियन निकालना है। अब मीडियन निकालने के लिए एक तो तरीका ये है, यहाँ पर सीधे आप यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करिए, सीधे आप यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करिए। चलो ठीक है, ग्राफ मैंने ड्रॉ किया और यहाँ पर वही है सेम। यहाँ पर 0 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर जो होता है सबका वैल्यू यहाँ पर बना लीजिए। ठीक, अच्छा, वैल्यू बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर वैल्यू बनाने के लिए अगर मेरे को मीन निकालना होता है, सो मीन निकालने के लिए मुझे पता है क्यूमुलेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ज़रा क्यूमुलेटिव कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्यूमुलेटिव कर दूंगा, तो क्यूमुलेटिव ज़रा निकालिए। 16, ठीक है, 60 76 हो गया, 76 के बाद 80 156 हो गया, फिर यहाँ पर 24 180 हो गया और 20 200 हो गया। यहाँ पर टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 200। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर मीन निकाल दूंगा मैं। ये वैल्यू बन गई हमारी कितनी? ये वैल्यू बन गई मेरी 16। फिर इसके आगे मेरी वैल्यू बन गई कितनी? 76। ये मेरी वैल्यू बन गई कितनी? 76 76। फिर उसके बाद से 156, यहाँ पर ये वैल्यू कितनी बन गई मेरी? 156, दिस इज़ 156। फिर उसके बाद से 180, दिस इज़ 180 हो गया। और फिर लास्टली ये हमारा यहाँ पर बन गया टोटल कितना? 200। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे क्या करना था? ओजाइव कर्व बनाना था। तो ओजाइव कर्व कैसे बनाऊंगा मैं? इसका मिड पॉइंट उठा लूँगा मैं, इन सब का मिड पॉइंट यहाँ पर मैं उठा लूँगा। इन सब का मिड पॉइंट यहाँ पर मैंने उठा लेना है। ठीक है, मिड पॉइंट उठा लिया और मैंने क्या किया? इनको आपस में मिला दिया। ये यहाँ से मिल गया, ये यहाँ से मिल गया, ये यहाँ से मिल गया एंड देन ये यहाँ से मिल गया। ठीक है, ओजाइव कर्व हमारा मिल गया। ये हमारा बन गया क्या? ओजाइव कर्व। दिस इज़ ओजाइव कर्व यहाँ पर बन गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर मेरे को निकालना है इसका आधा, मीडियन। तो मीडियन कितनी है? 100 पे है, तो 100 पे लाइन खींच दीजिए। ये मेरी कितनी है? 150 है। यहाँ पर वैल्यू कितनी है? 76 है। 100 जो है इन दोनों के बीच में आएगा। मैंने यहाँ पर 100 की लाइन खींच दी, 100 की लाइन मैंने यहाँ खींच दी। अब 100 की लाइन में जो खींचा हूँ, अब मेरी लाइन जो होती है, हो सकता है ये 20 से जस्ट आगे निकल करके आए। एक पॉसिबिलिटी है, जो भी निकल करके आएगा वो तो ऑब्वियसली जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पर एग्जैक्ट जब आप लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पर इस तरीके से आ रही है, फॉर एग्जांपल सपोज ऐसे कहीं 100 वैल्यू आ रही है और ये मान लेते हैं कि मेरी वैल्यू कहीं यहाँ पर आ रही है। ठीक है, ये तो आपको ऑब्वियसली ड्रॉ करने के बाद ही पता चलेगा। और इनफैक्ट मैं कहूँगा कि आप लोग घर पे बैठ करके इसको होमवर्क करके एक बार इसको ड्रॉ करके देखिएगा। ठीक है, कितना आ रहा है। अब ये तो हो गई वैल्यू हमारी कि नॉर्मली हमें कितना देखने को मिल रहा है। अब हम एक काम करते हैं, इसका जो मीडियन का फॉर्मूला होता है उस मीडियन के फॉर्मूला से जरा चलते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? LI डिवाइडेड बाई F और फिर इसके बाद से जो भी मीन वैल्यू है माइनस C हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या है? मेरी मेन वैल्यू कितनी है? 100 है। 100 के पास में हमें क्या देखने को मिल रही है? यहाँ पर 100 के पास में क्या देखने को मिल रही है? 76। ये हमारे पास में लोवेस्ट वैल्यू है। दोनों में से जो भी आप ले सकते हैं, 156 भी ले सकते हैं, 76 भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप आगे मतलब फॉरवर्ड गोइंग जा रहे हैं या फिर बैकवर्ड गोइंग जा रहे हैं। आप एक काम करिए, बैकवर्ड गोइंग आइए।
तो यहाँ पर जो 100 है आपका मिनिमम यहाँ पर 76 हो गया, मतलब आपने यहाँ पर 76 आप पीछे की तरफ में आ गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब 76 के जस्ट आगे वाला जो है 156, क्योंकि अब आपको आगे की ओर में जाना है, तो जब आगे की ओर में जाना है तो आपकी ये 156 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर वैल्यू कितनी है, वैल्यू यहाँ पर है 80। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है ये मेरी बन जाएगी f, ये मेरी बन गई फ्रीक्वेंसी। और इसकी जो लोअर लिमिट है ये कौन सी है, ये लोअर लिमिट मेरी है यहाँ पर 20। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करना शुरू करिए। 20 हो गया, दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 10 का अंतर है। फ्रीक्वेंसी मेरी कितने की है, 80 की है। और यहाँ पर मेरी जो डिफरेंस है वो 100 माइनस 76 का हो गया। ये वैल्यू मेरी निकल करके आ गई। अब यहाँ पर इसको जोड़ जाड़ लीजिए, ये मेरा हो गया कितना, 76 में से ये आ जाएगा 24। ठीक है, 24 को मैं 10 से गुणा करके यहाँ पर 80 से डिवाइड कर दूंगा। यहाँ पर वैल्यू निकल गई 3। ये मेरी वैल्यू निकल रही है टोटल 23। अब देखो मीडियन कितनी है, मीडियन है 23। मेरा मीन कितना है 23.6। मूड कितना है, चलो मूड निकालते हैं। अब यहाँ पर जरा मूड कैलकुलेट करिए, मूड कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट करने से पहले यहाँ पर एक काम करते हैं, मूड निकालने के लिए जो पहले हम लोग कर्व बनाते हैं उस कर्व के थ्रू यहाँ पर बना करके जरा चेक करते हैं। तो कर्व यहाँ पर बना करके देखिए, ये हमने यहाँ पर सिंपल वही काम फिर से किया। मैंने यहाँ पर हिस्टोग्राम बनाया। अब यहाँ पर मेरे को क्यूमुलेटिव करने की ज़रूरत तो है नहीं, तो यहाँ पर मैं कोई क्यूमुलेशन वगैरह कुछ नहीं करूँगा। तो यहाँ पर हो गया मेरा 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40, ये हो गया हमारा 50। ठीक, वैल्यूज़ यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ। वैल्यूज़ मेरी कितनी कितनी है, मेरी वैल्यू यहाँ पर है 16, तो यहाँ पर मैंने 16 बना दिया। ये मेरी वैल्यू बन गई 16। फिर उसके बाद से मेरी अगली वैल्यू कितनी है, 60 है, तो यहाँ पर मैंने अगली वैल्यू बना दी यहाँ पर 60। फिर मेरी अगली वैल्यू है यहाँ पर 80, तो मैंने यहाँ पर अगली वैल्यू यहाँ पर 80 बना दिया। फिर मेरे पास अगली वैल्यू है 24, तो यहाँ पर मेरी वैल्यू हो गई 24, ये मेरी वैल्यू हो गई 24। फिर उसके बाद से यहाँ पर वैल्यू कितनी है मेरी 20 है, तो यहाँ पर वैल्यू मेरी आ गई 20, ये मेरी वैल्यू आ गई 20। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा इसमें सामने से दिख ही रहा है हाईएस्ट अकरिंग कौन सी वैल्यू है, हाईएस्ट अकरिंग वैल्यू यहाँ पर 80 है। ये मेरी वैल्यू यहाँ पर हाईएस्ट अकरिंग जो है 80 है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस वाले पॉइंट को यहाँ से लेते हुए आगे की ओर में मिला दूंगा, और इन दोनों को आपस में मिलाते हुए, इन दोनों को आपस में मिलाते हुए मैं आगे की ओर में बढ़ा दूंगा। यहाँ पर रुको, इन दोनों को आगे की ओर में बढ़ाते हुए यहाँ पर मिला दिया जाएगा। चलो ठीक है, इसको जरा मैं आगे की ओर में मिला देता हूँ, ये बन गया। और उसके बाद से जहाँ कट करेगा यहाँ से फिर अल्टीमेटली इसको मैं नीचे एक्स्ट्रापोलेट कर दूंगा। ये भी 20 से 30 के बीच में आ रहा है। ठीक, अब ये 20 से 30 के बीच में कितना आ रहा है, इसको निकालने के लिए हम लोग वही फार्मूला पे पुट कर देंगे। तो मेरी फार्मूला क्या होता है, मोड का फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई F1 माइनस F0 प्लस F2 माइनस F1। ये प्राइमरली हमारा फार्मूला F0 है, इंटू आई कर दूंगा मैं। तो वैल्यू कितनी कितनी आ रही है यहाँ पर, कैलकुलेशन क्या करेंगे, देखो L वैल्यू कितनी है, पहले यहाँ पर 80 है, 80 को मैंने यहाँ पर निकाल दिया कि हाँ ठीक है 80 है। लोअर लिमिट कितनी है 20 है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा कितने के साथ में, 10 के साथ में, क्योंकि इंटरवल 10 का है। अब बस यहाँ पर 80 हो गया, ये मेरी आगे की वैल्यू, ये हमारी पीछे की वैल्यू, ये मेरा हो गया 20, ये मेरा पीछे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये 5, 56 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 56। बस यहाँ पर वैल्यू निकाल लीजिए कितना आ रहा है। तो ये मेरी वैल्यू कितनी हो गई 20। ठीक है, 200 हो गया, 200 डिवाइडेड बाई, ठीक है 5 2 7 76 हो गया। ये वैल्यू आ रही है 2.63, ये वैल्यू आ रही है 2.63, और ये वैल्यू 20। मतलब यहाँ पर मेरा मूड कितना है, मेरा मूड आ रहा है 22.63, ये मेरा मूड आ गया। अब मेरा देखो तीनों मैंने यहाँ पर इसलिए कैलकुलेट किया ताकि मैं कर्व के थ्रू दिखा सकूँ कि मेरी मीन जो है वो 23.6 है सबसे ज़्यादा, मेरा जो मीडियन है वो 23 है, और मेरा मोड जो है वो 22.63 है। क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा जो कर्व एक्चुअली बन रहा है यहाँ पर, जो मेरा कर्व डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो बनेगा वो मान लो मेरा कुछ इस तरीके का है। ये मान लेते हैं कि मेरा ये मीडियन है, और जो मीडियन की वैल्यू है वो कितनी है, मीडियन की वैल्यू मेरी निकल करके आई है 23। तो यहाँ पर मीडियन की वैल्यू मेरी 23 था, हाँ ठीक है 23 है, मीडियन की वैल्यू 23 है। फिर उसके बाद से 23.6 मेरा एवरेज है, यानी कि मेरा जो क्या बोलते हैं मीन है, ये मेरा मीन जो है 23 पॉइंट जितना भी है 6 है कि कितना है 6 है। ठीक है, तो मेरा मोड जो है मीन जो है वो आगे की ओर में है, इसका मतलब मेरी क्या है पॉजिटिव स्क्यूनेस है, मेरी पॉजिटिव स्क्यूनेस मुझे देखने को मिल रही है। बाकी मोड से तो मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है, ये तो जस्ट अकरिंग्स के लिए होता है। 22.63 ये मेरा मोड यहाँ पर मेरे को देखने को मिल रहा है,
ये मेरा मोड यहाँ पर आ जाएगा, ये 22.63 है। और खैर मोड से मेरे को कोई मतलब नहीं होता है, मेरा मेन मतलब होता है किससे, मेरा मेन मतलब होता है मीडियन। ये हो गया मेरा मीडियन और दूसरा हो गया मेरा जो मीन होता है। इन दोनों के थ्रू ही अल्टीमेटली अगर मीडियन से आगे मीन होता है तो हम बोलते हैं इसको पॉजिटिव स्क्यूनेस है, मतलब आगे की ओर में डोमिनेटिंग है। और अगर मान लेते हैं ये चीज़ उल्टी होती, पीछे की ओर में होती तो क्या हो जाती, निगेटिव स्क्यूनेस हो जाती। सिंपल आइडिया। अब ये बताइए क्या हम लोग मीन मीडियन मोड निकालने के लिए, चाहे वो आप फॉर्मूला के थ्रू आप निकालिए या फिर आप ग्राफ बना करके निकालिए, क्या दोनों में ही कंफर्टेबल हैं? ठीक है। अब इसमें करिएगा यही आप कि जो भी ये हम लोगों ने जो यहाँ पर लिया है, ये जो एक तरीके से रॉ डेटा लिया है, इसको आप लोग खुद, ये तो चलो ठीक है कैलकुलेशन हमने कर लिया, लेकिन ये जो ग्राफ बनाने वाला है ये आप लोग खुद से बना करके देखिएगा ज़रूर। जैसे एग्जाम में दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। कई बार क्या होता है यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चलिए मान लेते हैं क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आप लोग बताइएगा यहाँ पर क्या करेक्ट क्या है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर यह है, ओजाइव कर्व, ओजाइव कर्व रिप्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, cumulative frequency and can be used in calculation of mode। ठीक है। सेकंड में यहां पर लिख रहा हूं कि हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम is the graphical representation, is the graphical representation to calculate central tendency, central tendency। तीसरा यहां पर ले रहा हूं मैं, if mean is higher than mode, if mean is higher than median लिखिएगा, not mode, median। if mean is higher than median then positive skewness, then skewness would be positive, skewness would be positive। ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, ए बी सी डी। ए हो गया हमारा 1 and 2 ओनली, ठीक है। बी हो गया 2 and 3 ओनली, सी हो गया 1 and 3 ओनली, और डी हो गया ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा आंसर, व्हाट वुड बी आंसर? क्या होगा आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन बी 2 and 3। ओके, सभी लोगों को क्लियर है ये ऑप्शन 2 and 3 होना चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर देखिए ओजाइव कर्व जो होता है वो सही बात है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये मोड के लिए नहीं होता है। ये किसके लिए होता है? दिस इज़ फॉर मीडियन, दिस इज़ फॉर मीडियन। हिस्टोग्राम जो होता है ये हम सेंट्रल टेंडेंसी के लिए करते हैं, बिल्कुल सही बात है। सेंट्रल टेंडेंसी में तीनों चीज़ें होती हैं, मीन भी होती है, मोड भी होती है और मीडियन भी होती है। ये हमारी मीडियन भी होती है। तो सेंट्रल टेंडेंसी को निकालने के लिए यस बिल्कुल करेक्ट है। मीन जो होता है, अगर मान लेते हैं, ये कहा जा रहा है कि अगर मान लो मीन जो है वो हमारा मीडियन से अगर ज़्यादा है तो ये हमें पॉजिटिव स्क्यूनेस देखने को मिलती है। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो मेरा दूसरा और तीसरा ये मेरे करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा और इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन जो है वो हमारा बी हो जाएगा। चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं, एक और क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, एक सेकेंड, यस क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेंट्रल टेंडेंसी, ऐसे लिखिए, सेंट्रल टेंडेंसी
central tendency is a method for 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 क्या बोल सकते हैं उसको, सेंट्रल टेंडेंसी मेथड फॉर, यू कैन से एनालिसिस ऑफ डेटा which are spatially distributed, सेकेंड यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सेंट्रल टेंडेंसी gives us better representation या better analysis of this is better analysis of data, better analysis of data, डेटा क्या बोलेंगे उसको, डेटा ऑपरेशन ही लिख लेते हैं, डेटा ऑपरेशन, बेटर एनालिसिस ऑफ डेटा ऑपरेशन फॉर कोरिलेशन among different parameters. तीसरा है, अच्छा इसी में कंपेयर कर लेते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी ये ज़्यादा देती है देन मैथमेटिकल एवरेज, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट लिख लेते हैं, हिस्टोग्राम कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट या टू एनालाइज, ये एक्चुअली खुद अभी जस्ट मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेमिंग में प्रॉब्लम आ रही है। हिस्टोग्राम कैन बी यूज टू एनालाइज मैथमेटिकल ऑपरेशंस या मैथमेटिकल एवरेज लाइक अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अब यहाँ पर जल्दी बताइए ऑप्शन क्या होगा, A, B, C, D, सेम ऑप्शन है, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, और फिर उसके बाद से है नन। क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? सर फर्स्ट और सेकंड तो सही लग रहा है और थर्ड समझ में नहीं आ रहा। किसी को समझ में आ रहा है थर्ड ऑप्शन? अच्छा जस्ट टेक अ क्विक गेस, क्या होना चाहिए आंसर? हमें यहाँ पर गैस भी लेना आना चाहिए। कर देंगे तो फर्स्ट और सेकंड बचेगा। ओके चलिए देखिए, पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन है मतलब पहला जो पार्ट है वो है सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है वो स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, बिल्कुल सही बात है। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पर होता है जो हम लोग यहाँ पर मीन मीडियन मोड निकालते हैं, जो हम लोग मीन मीडियन जो मोड निकालते हैं वो प्राइमरली स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन इसको बोलते हैं। और इसी वजह से तो इनफैक्ट हम लोग यहाँ पर कर्व ड्रॉ कर रहे थे, ये देखिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने इस तरीके से किया हुआ था। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है ये हमारा स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज माई स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए ऑब्वियसली हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हिस्टोग्राम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो ये हिस्टोग्राम यूज़ कर लिया जाता है। सेकंड यहाँ पर है सेंट्रल टेंडेंसी, ये तो बिल्कुल सही बात है। सेकंड है कि सेंट्रल टेंडेंसी दिस गिव्स अस अ बेटर एनालिसिस ऑफ डेटा ऑपरेशन फॉर कोरिलेशन, दिस इज वेरी ऑब्वियस ना। अगर मान लेते हैं मेरी मीडियन निकल करके आई, मेरा मान लो कि यहाँ पर मीन इधर निकल करके आ रहा है, तो मुझे पता चल गया ना कि ये डेटा मेरे को उठाना है। अब इस डेटा की मैं एनालिसिस करूँगा और इस डेटा के बेसिस पर मैं यहाँ पर कोरिलेशन यहाँ पर करूँगा। तो ये बिल्कुल सही बात है कि कोरिलेशन के लिए जो हमारा
सेंट्रल टेंडेंसी होता है, ये रिलेटिवली मेरे लिए ज़्यादा बेटर मेज़र होती है देन मैथमेटिकल। मैथमेटिकल एवरेज का मतलब होता है जहाँ पर हम एम यानी अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन या फिर क्वाड्रेटिक मीन हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। क्वाड्रेटिक मीन हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। तीसरा यहाँ पर है हिस्टोग्राम कैन बी यूज टू एनालाइज मैथमेटिकल ऑपरेशंस एवरेज लाइक अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन एंड जो हमारा हार्मोनिक मीन फलाना फलाना होता है। ये सब थोड़ा सा बात करते हैं कि आखिर में ये होता क्या है। बाकी नेक्स्ट क्लास में वैसे मैं इसको डिटेल में बात करूंगा कि एक्चुअल में क्या होती हैं। थोड़ा सा समझिएगा, अगर आप लोग नॉर्थ मैथ्स बैकग्राउंड के रहे हैं पहले तो थोड़ा सा समझिएगा पहले। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जब हम मीन निकालते हैं तो उसको अर्थमेटिक मीन बोला जाता है। तो पहले ये समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या चीज़ है। सो हमारे पास में तीन तरीके का मतलब एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है, मतलब नंबर लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे मान लो अगर मैं लिख रहा हूँ 1, 5, 9, 13, 17, देन 21, 25, ठीक है, 29, फलाना फलाना फलाना। इस तरीके से अगर मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर दोनों के बीच में कितने का है, 4 का अंतर है। यहाँ पर देखिए कितने का है, 4 का है। यहाँ पर 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 अगेन सेम 4, अगेन सेम 4। इस तरीके का जो एक्सप्रेशन होता है जहाँ पर एक कोई पर्टिकुलर नंबर से हम लोग आगे नंबर को वेरिएट करते रहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बड़ा सिंपल सा तरीका है इसके मीन निकालने का। जितने भी नंबर है उसको जोड़ करके उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, मतलब जितने भी आपने यहाँ पर एक्सप्रेशंस देखे हैं उसको डिवाइड करके आधा कर देंगे, आपका अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा। सिंपल आइडिया। तो मतलब ये मैं बोल सकता हूँ दिस इज समथिंग विच इज़ मीन हो गया एक तरीके से। तो जो हम लोग मीन निकालते हैं वो बेसिकली हमारा अर्थमेटिक मीन ही होता है, जो हम लोग नॉर्मली जो होता है कैलकुलेट करके हम लोग निकाल देते हैं। दिस इज सिंपल आइडिया। दूसरा होता है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या चीज़ होती है? ज्योमेट्रिक मीन होती है जैसे 2 पर पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और इस तरीके से आगे बढ़ सकता है। ये बन गया 2, 2, 4, ठीक है, 8, फिर उसके बाद से 16, फिर उसके बाद से 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद से 64 हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जो नंबरिंग होती है ये हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कि ज्योमेट्रिकली ये आगे की ओर में बढ़ते जा रही है। जो भी हमें यहाँ एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है वो ज्योमेट्रिकली आगे बढ़ते जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यहाँ पर होती है। सो ये चीज़ जो होती है इसका मीन निकालने के लिए कैसे निकालेंगे अभी बात करता हूँ मैं, इसका भी फॉर्मूला होता है वैसे। तीसरी होती है हार्मोनिक मीन। जो हार्मोनिक मीन होती है, हार्मोनिक जो प्रोग्रेशन होती है जस्ट इसका, इन यस दोनों को देखकर माल्थस की थ्योरी याद आ गई, उसमें भी यही यूज किया है ना। एग्जैक्टली माल्थस की थ्योरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन पर ही बेस्ड है, इसी पर ही बेस्ड है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हार्मोनिक मीन के बारे में देखिए। हार्मोनिक मीन जस्ट यहाँ पर 1 मतलब रेसिप्रोकल में होती है। रेसिप्रोकल में जैसे कि 1 अपॉन ये हो गया 1, 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 9, 1 अपॉन 13, 1 अपॉन 17, 1 अपॉन 21, 1 अपॉन 25। ये जो हमें यहाँ पर प्रोग्रेशन देखने को मिल रही है इसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये थोड़ी डिफरेंट है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पहली जो दोनों है इनको जरा समझिएगा। जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, ये थोड़ा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पहले समझिएगा, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझना इंपॉर्टेंट भी है और दूसरा क्वेश्चन भी इस पर बनने के चांसेस होते हैं। ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ये जो लीनियर इक्वेशन है ये हमारा होता है y इक्वल्स टू mx+c के माध्यम से, mx+c के माध्यम से यहाँ पर होता है। जैसे अब यहाँ पर अगर मान लीजिए मेरे को अगर निकालना है कि ये कैसे बढ़ रही है, तो सिंपल मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मेरे पास तरीका क्या होता है, मैं सिंपली यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं 1, 5, 9, 13, 17, इसको मैं यहाँ पर जो होता है लोकेट कर दूंगा। अगर मान लो पर्टिकुलरली एक सिंगल वाई एक्सिस पर ही अगर बन रही है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सिंपल मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये जो होती है अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन होती है वो हमारी लीनियर इक्वेशन के बेसिस पर होती है। जैसे मान लो ये मेरी वैल्यू 1 है, वाई एक्सिस पर मैं बात कर रहा हूँ, 1 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ पर मान लेते हैं ये मेरी जो होती है एक्सिस है, ये मेरी वैल्यू मान लो कि एक्स एक्सिस यहाँ पर इस तरीके से बढ़ रही है और यहाँ पर मैंने को निकाल देना है। ये मेरी वैल्यू हो गई 1, फिर यहाँ पर वैल्यू आ रही है 5, फिर यहाँ पर वैल्यू आ रही है 9। तो बेसिकली ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन इस तरीके से बन जाती है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन जाती है, जो बेसिकली हमारे माल्थस की थ्योरी में जो हमारे क्या बोलते हैं रिसोर्स को लेकर के प्राइमरली बात किया गया था। तो रिसोर्स को लेकर के हमारे माल्थस ने जो बात किया गया था वो यही है, लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो होती है इसका कर्व कैसा होता है, इसका कर्व जो है
वो प्राइमरली होता है हमारा y इज इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर टाइप का, एम एस स्क्वायर टाइप का, ये प्लस सी भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं, एम एक्स स्क्वायर प्लस सी के टाइप का होता है। सो प्राइमरली यहाँ पर ये जो कर्व आया ये हमारा पैराबोलिक कर्व इसको बोलते हैं, इसको पैराबोलिक कर्व बोला जाता है, ये पैराबोलिक कर्व होती है। ठीक है, अब पहली बात यहाँ पर मैंने ये पूरा डिस्कस इसलिए किया। अब जरा एक बात बताइए, क्या मेरे को ये जो दोनों रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वो अर्थमेटिक मीन का हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो मिड वैल्यू होगा वो अर्थमेटिक मीन कहला जाएगा, एंड सिमिलरली इसी तरीके से ये जो हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखने को मिल रही है जो इसका मीन होगा वो हमारा मीन कहला जाएगा। तो यहाँ पर जो मीन आ रही है क्या वो मुझे हिस्टोग्राम यानी स्पेशल एनालिसिस शो कर रही है? क्या मेरे को शो कर रही है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन? स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन में मेरे को एक कंटिन्यूअस डेटा मिलता है, कंटिन्यूअस डेटा जो हमेशा फॉरवर्ड गोइंग होती है। क्या ऐसा यहाँ पर मिल रहा है क्या? नहीं, यहाँ पर प्राइमरली जो मिल रहा है वो हमें एक ये y एक्सिस के दूसरे साइड से क्यों स्टार्ट हो रही है? फिर से एक बार बोलिएगा। ये जो ग्राफ है जी, ज्योमेट्रिक वाला, ये y एक्सिस के दूसरे साइड से क्यों स्टार्ट हो रही है? ये जीरो से नहीं स्टार्ट होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बेसिकली यहाँ पर मैंने बस बना दिया है। ये यहाँ पर जो होती है, जो इसकी एक्सप्रेशन होगी वो ऑब्वियसली यहाँ पर मान लीजिए 2 से स्टार्ट हो रही है तो हम लोग उसको 2 से स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर वैल्यू जो होती है वो यहाँ पर वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही है। तो मेरा जो कर्व है वो मेरा ऐसा आएगा, ये मेरा कर्व ऐसा आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पर 1 है जबकि इसकी वैल्यू कितनी है? 2 है। यहाँ पर वैल्यू 5 आ रही है, यहाँ पर इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। तो इस तरीके से ये मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये आ जाएगा। वो तो एक जनरल वे में यहाँ पर बना दिया गया है कि पैराबोलिक कर्व कैसा होता है। तो मेरा पैराबोलिक कर्व ऐसा देखने को मिलेगा फिलहाल इस एक्सप्रेशन के लिए अगर मैं बात करूँ तो, और इसके लिए ये अपनी सीधे जा ही रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यस सर। ओके। सो बेसिकली मेरा ये कुल मिलाकर के यहाँ पर कहने का मतलब ये है, ये जो हम लोग यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस या मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस यहाँ पर कर रहे हैं, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल ऑपरेशंस का, इस ऑपरेशन का मुझे स्पेशियल इंटरैक्शन या स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिलता है। ये मेरा स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर नहीं शो कर रहा है। ये जस्ट एक मुझे एनालिसिस, एक मतलब कि कह लीजिए कि इसके डिस्ट्रीब्यूशन को बता तो रहा है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन ये बता रहा है कि डेटा कैसे मिल रही है। ठीक है, डेटा कहाँ से आ रही है। तो ये प्राइमरली जो डेटा बताएगा वो रॉ डेटा के ऊपर में प्रोसेसिंग करके तब बताएगा कि एग्जैक्टली क्या यहाँ पर मतलब किस तरीके से इसका वेरिएशन आ रहा है। सो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन का तो नहीं, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएशन के बारे में यहाँ पर बता रहा है कि इसका वेरिएशन क्या आ रहा है। तो हम लोग ये बोलेंगे कि ये जो हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसके लिए हम हिस्टोग्राम नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। कहीं पर मैंने हिस्टोग्राम का इस्तेमाल किया क्या कहीं पर भी मैंने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लेकर के फिर उसके डेटा को यहाँ पर रिप्रेजेंट इस तरीके से कुछ किया क्या? नहीं। यहाँ पर मैंने क्या किया, सिंपली एक्स वाई एक्सिस लेकर के दोनों का रिप्रेजेंटेशन कर दिया है। दिस इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ये जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ये मेरे वेरिएशंस को बताता है, ना कि डिस्ट्रीब्यूशन को। समझ में आया? सर ये समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, इसको अभी आप जो है इसको रोकिएगा, क्योंकि अभी जब तक हम लोग ये AM GM और जो हमारा HM है या फिर क्वाड्रेटिक मीन है, जब इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पर बस ये समझिए, हिस्टोग्राम का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सीधी सी बात है हम लोगों ने यहाँ पर जो है कर्व के बारे में बात कर रखा है। या कोई बात नहीं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में अभी डिस्कस कर ही लेंगे। सो हिस्टोग्राम जो होती है ये प्राइमरली हम लोग यूज़ करते हैं स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जहाँ पर हम लोग मीन मीडियन मोड ये निकालते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि अर्थमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन इन सब चीज़ों के लिए हमारा हिस्टोग्राम में काम में नहीं आता है। हम लोग इसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जो होते हैं, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस जो होते हैं, वो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस प्राइमरली यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन कैसे किया जाता है, AM क्या है, GM क्या है, हार्मोनिक मीन क्या होती है, क्वाड्रेटिक मीन क्या होती है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिलहाल ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन पहला और दूसरा ये दोनों करेक्ट है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसका A। ठीक है, अब देखिए अब मेरा क्या बचा है यहाँ पर डिस्कस करने के लिए। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस, एक तो पहली बात जो इतने ये मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशंस है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के बारे में हम लोग यहाँ पर कल डिस्कस करेंगे। AM GM HM QM, AM GM HM हार्मोनिक मीन एंड क्वाड्रेटिक मीन, हम इसके बारे में एक बात करेंगे। दूसरा हम लोग बात करेंगे वेरिएंस के बारे में कि वेरिएंस किस तरीके से कैलकुलेट होती है। और एक पार्ट हमारा बचेगा कुर्टोसिस के बारे में बात करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। इसका मेन जो डिस्कशन था वो मीन मीडियन मोड को ही लेकर के था। ये मीन मीडियन मोड वाली जो चीज़ थी ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है, थोड़ी अलग होती है।
और बाकी सारी चीज़ों में कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। कल हम लोग बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या फिर ये वेरिएंस क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो प्रोबेबली हमारा कल ये जो टॉपिक है स्टैटिस्टिकल मेथड वाला, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद से जो होता है हम लोग इस पर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं इन क्वेश्चंस को कर लेंगे जो भी PYQs में आ रखे हैं। और उसके बाद से लास्ट में मेरा बचेगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये हमारा बचेगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसमें अलग अलग टेस्ट होते हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहाँ पर मैं स्टॉप कर रहा हूँ। लेकिन आप लोगों के लिए होमवर्क यही रहेगा कि आप लोग जो ये बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर ग्राफ वगैरह बनाया है, ये ग्राफ आप लोग बना करके एक बार देखिएगा। और फिर उसके बाद से इस वाले ग्राफ के थ्रू वैल्यू और यहाँ पर जो कैलकुलेशन के थ्रू वैल्यूज़ आ रही हैं इनको आपस में कंपेयर करिएगा और देखिएगा कि क्या यहाँ पर निकल करके आ रहा है। ठीक है, तो चलो ठीक है, आज की क्लास को यहाँ पर स्टॉप करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे और फिर आगे कंटिन्यू कर लेंगे अपना सर डिस्कशन। आपको जी जो हम लोग चैट बॉक्स में मैसेज लिख रहे हैं वो नहीं दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं, मुझे एक्चुअली यहाँ पर नहीं दिख रहा है। एक सेकंड रुकिए, मैं ओपन सर कर लेता हूँ। क्योंकि कुछ लोग चैट बॉक्स में ही लिख रहे हैं। कोई बात नहीं, एक सेकंड मैं ज़रा ओपन करके देख लेता हूँ। एक सेकंड रुकिए, जस्ट अ मिनट। गूगल मीट, हाँ जी ठीक है। जॉइन हियर, ओके। आप लोगों ने जो भी मैसेजेस लिख रखे हैं, अच्छा एक सेकंड मैं ओपन ही कर लेता हूँ, यहीं से ओपन कर लेते हैं। ओके ठीक है, ये सब तो हो गया। एक्सप्लेन कोटोसिस बेस्ड ऑन मीन, वी विल डिस्कस दिस नेक्स्ट डे। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके बारे में कि हमारा जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कोटोसिस क्या होती है, कैसे हम लोग यहाँ पर रिलेट करते हैं। मीडियन 23 ग्राफ पेपर से ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू आएंगी पर एग्ज़ाम में वो नहीं रहेगा। ग्राफ पेपर करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको यहाँ पर करना यही था। एक बार जरा मैं बाकी देख लूँ। व्हाट इज़ मीन्ड बाई स्क्यूनेस प्रैक्टिकली, ओके बात कर लेते हैं। 2 and 3 and 2 and 3, 1 only, 1 and 2, okay. I have some questions. Magnetic declination concept, okay. And difference between straight line and linear progression. Difference between straight and linear progression, we'll discuss this. Difference between longitude and parallel, okay. And kurtosis based on mean. ये तो चलिए ठीक है, अभी हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर ज़रा देखिएगा जो क्वेश्चंस हैं इनके। सबसे पहले तो जो आपका ये सवाल था कि मेरे को ग्राफ पेपर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, बस सिंपली यहाँ पर क्या करना है, मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर आपने मान लिया कि 0 से लेकर के 10 की वैल्यू रहेगी, तो यहाँ पर आपने 1 सेंटीमीटर यहाँ पर एक स्केल ले लिया, ठीक है। फिर 20 के लिए यहाँ पर एक और सेंटीमीटर आ जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पर 1 सेंटीमीटर हो गया 30, फिर 1 सेंटीमीटर हो गया 40, फिर 1 सेंटीमीटर हो गया 50, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है इस तरीके से एक एक सेंटीमीटर। एंड सिमिलरली इसी तरीके से आप यहाँ पर एक स्केल लेकर के इसको डिवाइड करके वैल्यूज़ यहाँ पर बना लीजिए कि एग्जैक्टली कितनी वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर का आपके पास में स्केल रहेगा, तो अकॉर्डिंगली मान लेते हैं कि 200 है, तो 200 को 15 सेंटीमीटर पर आप यहाँ पर ब्रेक कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि जो होता है 1 सेंटीमीटर यहाँ पर जो है वो मान लेते हैं 10 को दिखा रहा है, 10 मतलब वैल्यू 10 को दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर मतलब 5 सेंटीमीटर और खींचना पड़ेगा, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी। तो इट इज़ ऑल अबाउट बेसिकली स्केल। यहाँ पर बेसिकली स्केल को लेकर के यहाँ पर आप दिखा देंगे कि कैसे होता है, ठीक। दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन, ये हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ यहाँ पर इन्होंने जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर बोला है कि पहली बात पैरेलल और ये जो हमारा पैरेलल होता है, पैरेलल और लॉन्गिट्यूड था ना, पैरेलल एंड लॉन्गिट्यूड में क्या डिफरेंस है, देखिए पैरेलल है एंड लॉन्गिट्यूड है, दिस इज लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो होती है ये हमारा ज्योग्राफिकल टर्म होता है। पैरेलल एंड ये हमारा ज्योग्राफिकल टर्म होता है। जब भी हम जो है मान लेते हैं कि अर्थ को बनाते हैं, जब भी हम लोग यहाँ पर अर्थ को बनाते हैं तो अर्थ को हम इमेजिनरी लाइन से जब हम दिखाते हैं, अर्थ को जब इमेजिनरी लाइन से दिखाते हैं तो ये हमारी लैटिट्यूड्स हो जाती हैं, ये हमारी लैटिट्यूड्स हो जाती हैं।
और ये जो है हमारी लॉन्गिट्यूड्स हो जाती हैं, ये हमारी लॉन्गिट्यूड्स हो जाती हैं, ये हमारी लॉन्गिट्यूड्स हो जाती हैं। सो दीज आर द डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स, ये लॉन्गिट्यूड्स हो जाती हैं। जब इनको हम मैप में रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जब हम यहाँ पर मैप पे रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग तरीके से जब भी करते हैं, तो हम यहाँ पर जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो हमारा एक्चुअली लैटिट्यूड है, इसको हम पैरेलल बोल देते हैं। अब हम इसको पैरेलल बोलते हैं, क्यों? बिकॉज दीज आर एक्चुअली पैरेलल टू ईच अदर, ये पैरेलल होती है। और यही कारण है, जैसे कोनिकल में हम जब बात करते हैं तो वहाँ पर हम बोल देते हैं कि वन स्टैंडर्ड पैरेलल यहाँ पर होगी, वन स्टैंडर्ड पैरेलल। तो बेसिकली वहाँ पर लैटिट्यूड के बारे में बातें होती हैं, ठीक है। हाँ जी, शायद गलती से माइक ऑन हो गई। Sometimes it is written that waves are moving in a longitudinal direction. Sometimes it is simply like they are, कैन यू राइट वॉट एवर यू आर स्पीकिंग, कैन यू राइट प्लीज़, बिकॉज थोड़ी सी आवाज़ आपकी जो है ना काफ़ी सॉफ्ट आ रही है। कुर्टोसिस हम लोग कल डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिप एंगल, ये सब हम लोग जो होता है जब जियोमॉर्फोलॉजी करेंगे तो वहाँ पर बात करेंगे कि मैग्नेटिक डिप क्या होती है, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक जो हमारी है ना। समटाइम्स इट इज़ रिटन दैट वेव्स आर मूविंग इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। ओहो, देखिए एक्चुअली क्या है, बस यही है, ओके। एंड समटाइम्स दैट मूविंग इन पैरेलल्स, ओके। देखिए हो गया, चलिए सुनिए। बेसिकली ये जो आपने यहाँ पर क्वेश्चन बोला है, ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली वेव मोशन का है। देखिए वेव मोशन की है। वेव मोशन में हमारे पास में दो तरीके की वेव्स होती हैं। एक होती है जो हमारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। दूसरी होती हैं जो हमारी ट्रांसवर्स वेव होती हैं, ट्रांसवर्स वेव होती हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो हमारी इस तरीके से, मतलब जो हमारा मोड ऑफ प्रोपेगेशन होता है एंड जो मोड ऑफ हमारा वाइब्रेशन होती है, ये मोड ऑफ प्रोपेगेशन और मोड ऑफ वाइब्रेशन को लेकर के होती है। और जो हमारी ट्रांसवर्स वेव होती है वो प्राइमरली हमारा मोड ऑफ प्रोपेगेशन एंड मोड ऑफ जो हमारा ऑसिलेशन होता है ये प्राइमरली परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो आप यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं, समटाइम्स इट इज़ रिटन दैट वेव्स, जो हमारी वेव्स हैं, वेव हमारी दो तरीके की हो सकती हैं। ईदर इट कुड बी लाइक लॉन्गिट्यूडनल वेव या फिर ये ट्रांसवर्स वेव हो सकती हैं। तो अगर मान लेते हैं कि मेरी वेव है, जैसे साउंड वेव है, आर नॉट लॉन्गिट्यूडनल पैरेलल, नो 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 नो, लॉन्गिट्यूड जो होती है कभी पैरेलल नहीं होती है। लॉन्गिट्यूड्स आर नॉट पैरेलल, ओके। लॉन्गिट्यूड कैन नेवर बी पैरेलल इन फैक्ट। अगर आप यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो लॉन्गिट्यूड हमेशा क्या होंगी, यहाँ पर देखिए लॉन्गिट्यूड इस तरीके से आ रही हैं, लॉन्गिट्यूड इस तरीके से आ रही हैं, लॉन्गिट्यूड इस तरीके से आ रही हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूड पैरेलल नहीं होती हैं। हाँ, हम लोग जब मैथमेटिकली मतलब ग्राफिकली जब हम लोग दिखाते हैं, छोटे एरिया को दिखाते हैं, जैसे बॉन्ड प्रोजेक्शन में दिखा लेते हैं या मर्केटर में दिखा लेते हैं, तो हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि दीज आर, चूंकि ये डिस्टेंस बहुत छोटी है, 10 डिग्री 10 डिग्री के बीच में ले लेते हैं, नाउ दे आर बिहेविंग लाइक पैरेलल्स, बट दे आर नॉट पैरेलल, ठीक है। दे आर बिहेविंग दैट दीज आर पैरेलल, ठीक है। सो वॉट दे मेक सीफ ड्यून पैरेलल टू द विंड डायरेक्शन। विंड डायरेक्शन के साथ में सेडिमेंट्स बेसिकली जब आते हैं, सेडिमेंट्स यहाँ पर आते हैं और फिर यहाँ पर बेसिकली ये सीफ, यहाँ पर ये सीफ इस तरीके से विंड डायरेक्शन के बेसिस पर यहाँ पर बन जाते हैं। ये हमारा यहाँ पर लॉन्गिट्यूड होती है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक जो चीज़ है लॉन्गिट्यूड, आप कंफ्यूज दो चीज़ों के साथ हो रहे हैं। एक चीज़ होती है लॉन्गिट्यूड जिसको हम लोग अर्थ पे लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, ये हो गई हमारी जो लॉन्गिट्यूड्स होती है, जो कि आर्टिफिशियल लाइन होती है। और एक लॉन्गिट्यूड होती है जो हम विंड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को बोलते हैं, ठीक है, विंड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को, ठीक है। दीज आर टू डिफरेंट थिंग। एक हो गया लॉन्गिट्यूडिनल वेव, जो आप बोल रहे हैं विंड के थ्रू, वो वेव्स हैं, दीज आर द वेव्स। और जो वेव्स होते हैं वो हमेशा, देखिए ये देखिए, जैसे मान लेते हैं कि साउंड वेव है, साउंड वेव है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने वाटर में, मतलब तालाब वगैरह होगा, उसमें अगर पत्थर मारेंगे तो उसमें वेव जनरेट होती है। तो वेव जनरेट का अगर हम लोग टॉप व्यू देखें तो क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर पत्थर पड़ा तो ये वेव जो होती है इस तरीके से आगे की ओर में बढ़ते आती है, आगे की ओर में बढ़ते आती है। तो ये जो वेव्स होती हैं दीज आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ये है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। और इसकी जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, यानी कि जो उसके वेव पार्टिकल मोशन है वो पैरेलल है। ये चीज़ होती है पैरेलल, कि मेरे पास यहाँ पर अगर मान लीजिए इसका मैं सामने से, अगर मैं इसका फ़ोटो बनाऊँ, इसका मैं सामने से फ़ोटो बनाऊँ, तो ये मेरे पास में
ये मेरे पास में मान लेते हैं कि ये पार्टिकल्स हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब वाटर के मॉलिक्यूल इधर उधर नहीं जाते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल एक्चुअली इसी पोजीशन में ही यहाँ पर ये बेसिकली वाइब्रेट करते हैं, दे आर वाइब्रेटिंग लाइक दिस, ये वाइब्रेटिंग लाइक दिस। तो ये बेसिकली टू एंड फ्रो प्राइमरली यहाँ पर मूव कर रहे हैं, और वेव की प्रोपेगेशन भी किधर है, इधर ही है। ये वेव कैसी है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं और ये पैरेलली आगे बढ़ रहे हैं। सो ये बेसिकली वेव मोशन होती है। सो वेव मोशन में हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल पैरेलल्स हैं यहाँ पर। और जब हम मैप में आ जाते हैं, वहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं, दीज आर डिफरेंट थिंग्स, वो जो है फिर हम लोग मैप में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए परफेक्ट। सर जब जियोमॉर्फोलॉजी करेंगे तो ये टॉपिक आएगा ना अच्छे से सिस्मिसिटी में? हाँ हाँ, सिस्मिसिटी में आएगा, बिल्कुल हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, नहीं कोई भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन रहा करे आप पूछ लिया करिए। हाँ, ये हम लोग बता देंगे, ये जैसे डिस्कशन के दौरान में ये हम लोग बात कर लेंगे कि किस जगह पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, किस टॉपिक में वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ये यहाँ पर कम्युनिकेट कर लिया जाएगा। अदरवाइज मतलब आपके दिमाग में थोड़ी एटलीस्ट क्लैरिटी तो रहे ना कि हाँ ठीक है, जो टॉपिक है एटलीस्ट वो कहाँ पर होगा, या फिर इससे रिलेटेड क्या चीज़। जैसे इनका जो डाउट था वो दो डिफरेंट, जैसे मैप लोकेशन कार्टोग्राफी और जियोमॉर्फोलॉजी, ये दो डिफरेंट चीज़ें हो गई थी, हो सकता था कन्फ्यूजन हो सकती है, खैर कोई बात नहीं। और जो कुर्टोसिस वाला जो आपका क्वेश्चन है, ये हम लोग कल की क्लास मिलेंगे, कुर्टोसिस के हम लोग देखेंगे, इसकी सिग्निफिकेंस देखेंगे, एग्जैक्टली होता क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, मैथमेटिकली, दोनों ही तरीके से यहाँ पर देखेंगे। आई थिंक आई हैव क्वेश्चन ईच एंड एवरी, जो भी आपके क्वेश्चन है हो गया ना, आंसर हो गया। सर और वो मैप प्रोजेक्शन वाला टेस्ट? मैप प्रोजेक्शन वाला टेस्ट संडे, ये मैं बना करके एक्चुअली रखा था, समय नहीं मिल पाया कि मैं उसको सही करके बात करूँ। प्लीज़ वीडियो ऑल्सो ऑन चैनल। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स कल जो है कवर हो रखी है, बस उसको जो है मतलब रिकॉर्ड हो रखी है, मैं दोनों ही वीडियो अभी आज अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, सब डन है, चलिए ठीक है। तो अभी कोई भी चीज़ रहेगी तो परफेक्ट, कोई भी चीज़ रहेगी तो यू कैन सिंपली कम्युनिकेट ऑन द चैनल। आप सॉरी, जो आपको टेलीग्राम ग्रुप दिया गया वहाँ पर भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, और एनीवे आप लोग जो अपने मैसेजेस वगैरह भेजते हैं वो तो खैर ऑलवेज वेलकम्ड है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज की क्लास को यहाँ पर स्टॉप करते हैं, कल बात करेंगे, जो बची हुई पार्ट है उसको हम लोग कल बात कर लेंगे। सिलेबस जो शेड्यूल है वो शेड्यूल, और जो स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल स्ट्रैटेजी, ये बना करके फिर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।